quantity and express its measurement we need a standard. We need a standard for that physical quantity. This standard is called unit. दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट. तभी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे, उसमें कुछ नंबर थे और उसके साथ एक स्टैंडर्ड जुड़ा हुआ था. तो साइंटिफिकली यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n मल्टीप्लाई u, वेयर u इज यूनिट एंड n इज नंबर एसोसिएटेड विद दैट यूनिट. n इज नंबर. तो ये हो गई आपकी यूनिट, इसकी बेसिक डेफिनेशन है. अब जितने भी साइंटिस्ट थे अक्रॉस द डिफरेंट वर्ल्ड, वो अपने कंट्री के सिस्टम के हिसाब से मेजरमेंट करते थे. जैसे इंग्लैंड में मास के लिए पाउंड यूज़ होता था, तो अमेरिका में या फ्रांस में मास के लिए किलोग्राम यूज़ हो रहा है. उसी तरह से कहीं हम मीटर यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे फुट यूज़ कर रहे हैं. आज भी हर तरह की यूनिट मेज़र की जाती है. तो उस ज़माने में करीब 60s के पहले, 1960 के पहले किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये मीटर कितना है, ये फुट कितना है, ये पाउंड और केजी में क्या रिलेशन है. तो उसके लिए IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है पेरिस में, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया यूनिट का. और वही सिस्टम ऑफ यूनिट्स आज सभी को पता है, सब उसे फॉलो करते हैं और हमें भी पढ़ना है. तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाने का काम IUPAC को मिला था और उन्होंने इसे कंप्लीट भी किया. तो IUPAC है क्या? IUPAC ये एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये ऑफिस आपके फ्रांस के कैपिटल पेरिस में है. इन्होंने जितनी भी सिस्टम्स चल रही थी यूनिट की, उन सब को कैटेगरीली डिफाइन कर दिया गया और अब हम उसे ही पढ़ते हैं. सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें देर आर जनरली 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स. फर्स्ट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, और इसे हम CGS सिस्टम भी कहते हैं. सेकेंड इज FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम. एंड थर्ड इज MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम. ये है क्या? ये 3 जनरल सिस्टम है. 1961 में इसी MKS सिस्टम को SI सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया. SI सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम और सिस्टम इंटरनेशनल. इंडिया में SI सिस्टम फॉलो की जाती है, मेजर कंट्रीज में SI सिस्टम ही फॉलो किया जाता है. अब ये सिस्टम है क्या? जैसा आपको बताया गया कि ये सिस्टम यूनिट्स का है और यूनिट का काम क्या होता है?
हमें फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करनी है और उसको उस मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए एक टूल चाहिए। तो उस टूल में ये सारे सिस्टम्स हैं। तो पहला सिस्टम की अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम, तो इसका नाम हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसका मतलब है कि इस सिस्टम में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड यूज की जाती है। दूसरा है आपका एफपीएस सिस्टम। एफपीएस मीन्स फुट, लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड, पाउंड को शॉर्ट में हम एलबी भी लिखते हैं, एंड टाइम के लिए सेकेंड सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम मीन्स फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। फिर आया एमकेएस सिस्टम। इसमें क्या है, लेंथ के लिए मीटर है, मास के लिए किलोग्राम है और टाइम के लिए सेकेंड है। सो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। अब आप देख सकते हैं कि तीनों सिस्टम में टाइम के लिए एक ही यूनिट है, सेकेंड सेकेंड सेकेंड। मास की यूनिट सीजीएस में ग्राम, एफपीएस में पाउंड और एमकेएस में केजी। और यही एमके सिस्टम आपका सिस्टम इंटरनेशनल हुआ, या ऐसे हम शॉर्ट में ऐसे सिस्टम कहते हैं। लेंथ के लिए सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर है, एफपीएस सिस्टम में फुट है और एमकेएस सिस्टम में मीटर है। ये आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो ये बेसिक आइडियाज़ है, इससे हमें पता चलता है कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन पूरे इंटरनेशनली अब हम सिर्फ ऐसा ही सिस्टम फॉलो करते हैं जो कि एमके सिस्टम है, राइट। ओके, आप सब नोट करते रहिए, सब अब हम मिटा रहे हैं। थोड़ी बेसिक आइडिया अगर हम दें तो इसमें आप ये देखिए कि 1 फुट, जैसे मैंने 1 प्राइम लिखा, तो ये एक्चुअली में 1 फुट हुआ। 1 फुट ये 12 इंच होता है। तो 12 इंच को हम 2 डबल ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 फुट में 12 इंच और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया कि 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। 1 फुट में आपका 30.48 सेंटीमीटर है। इसी तरह से अब जैसे फुट आपका सिंगुलर वर्ड है, 2 फुट नहीं लिखी जाती, यानी बोली भी नहीं जाती, 2 फीट होगा। 1 फीट नहीं होगा, 1 फुट ही रहेगा। मतलब जब आप फुट कह रहे हो तो मतलब 1 फुट ही है। और जब उससे ज़्यादा हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तब हम 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट ऐसे चलेंगे। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन हमें पढ़ने हैं। इस चैप्टर में एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट था। अब आते हैं पाउंड पे। 1 पाउंड, पाउंड आपको पता है मास के लिए यूज किया जाता है। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू, ये आधे किलो से भी कम होता है, इट इज 453.6 ग्राम। याद रखना इसे, 1 पाउंड आधे किलो से कम होता है, इट इज 453.6 ग्राम। पाउंड को शॉर्ट में एलबी लिखी जाती है, तो ये ऐसे आ जाएगा। मीटर और सेंटीमीटर का तो आपको पता है ही कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, नोट कर लिया है इसे। अब हम आगे चलते हैं। जब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी उनके यूनिट्स को स्टडी किया गया और साइंटिफिक नोटेशन के साथ समझा गया, तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि बहुत सारे यूनिट्स कॉमन हैं। जैसे फोर्स हो गया, वर्क हो गया,
इम्पल्स हो गया, मोमेंटम हो गया, तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया। तो फिजिक्स में ऐसे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर हो या फिर वेक्टर हो, उसकी यूनिट को देख के पता चला कि इसमें बहुत सारे बेसिक चीज़ें मिली हुई हैं। तो उसी बेस यूनिट को निकाल करके आयुपैक ने एक अलग कैटेगरी बना दिया जिसका नाम हो गया फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। तो वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। अकॉर्डिंग टू आयुपैक, देखो आयुपैक ने इसे कैटेगराइज कर दिया कि यही फंडामेंटल यूनिट है, तो हमें बस वही समझना है कि वही फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट का यूज़ क्या है कि अगर मुझे कोई नई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट या डायमेंशन बताना है तो हम इस फंडामेंटल यूनिट को मल्टीप्लाई करके या पावर लगाकर उसका यूनिट बता सकते हैं। तो आप सिंपल वे में ऐसे कह सकते हैं कि कोई अननोन फिजिकल क्वांटिटी है और हमें पता है कि उसकी डिपेंडेंसी मास पे है, लेंथ पे है, फॉर एग्जांपल टाइम पर है, किसी चीज़ पे वो डिपेंड कर रही है, तो उससे रिलेट कर उसकी इक्वेशन बनाते हुए हम उसका यूनिट और डायमेंशन बता सकते हैं। यही इस चैप्टर में मुझे पढ़ना है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो उसके लिए फंडामेंटल यूनिट का ही रोल इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये फंडामेंटल यूनिट है क्या? अकॉर्डिंग टू आयुपैक, there are 7 fundamental units. There are 7 fundamental unit. सबसे पहला है आपका किलोग्राम, इसका सिंबल हो गया केजी, दोनों स्मॉल होगा, के भी स्मॉल और जी भी स्मॉल। अब ये क्या है आपका? स्टैंडर्ड ऑफ मास, स्टैंडर्ड मीन्स यूनिट, स्टैंडर्ड ऑफ मास। अब देखिए एसआई सिस्टम के यूनिट को लिया गया है, जो फंडामेंटल यूनिट डिफाइन की गई उसमें कमोडिटी तो वही है, लेकिन स्टैंडर्ड किसको माना? एसआई सिस्टम को। तो मास की यूनिट केजी भी होती है, ग्राम भी होता है, पाउंड भी होता है, लेकिन बेस यूनिट केजी ली गई, तो हमें एसआई सिस्टम ही फॉलो करना है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट है, जिसमें पहला है आपका किलोग्राम, और ये स्टैंडर्ड ऑफ मास हुआ, या फिर आप कह सकते हो इसे यूनिट ऑफ मास है ये। दूसरा है ग्राम, सॉरी मीटर। इसकी सिंबल हो गई स्मॉल है, और ये क्या आपका? स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, मतलब लंबाई की यूनिट मीटर ली जाएगी अकॉर्डिंग टू आयुपैक एसआई सिस्टम में। अब जब आप मेजरमेंट करते हैं तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ सब आएगा। तो डेप्थ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, हाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, विड्थ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ। तो लेंथ ही है और उसका ऐसे फंडामेंटल यूनिट दिया गया। क्योंकि अब आप देखो, मान लो मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? साइड होल स्क्वायर। अब साइड क्या है? लेंथ है, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया, और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, मान लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने पढ़ा है छोटे क्लासेस में, क्या होता है वो? मीटर क्यूब, उसका यूनिट। तो मीटर क्यूब मतलब यही फंडामेंटल यूनिट है। तो इसको यूज़ करके ही बनाई गई है, नई नई यूनिट बनाई गई। जैसे डेंसिटी डिपेंड करता है मास और वॉल्यूम पे, और उसका फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इक्वल्स मास अपन वॉल्यूम। तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मास की केजी और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट आ गई। तो ये फंडामेंटल यूनिट जो हम साथ पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ होता है किसी नई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बताने के लिए। ओके, तीसरा है आपका सेकंड, इसका सिंबल है शॉर्ट में एस। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। उसके बाद है
थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मतलब केल्विन। केल्विन का सिंबल है कैपिटल के एंड इट इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। पांचवा है आपका एम्पियर। इसको शॉर्ट कैपिटल ए लिखेंगे। देखिए ये यूनिट लिख रहे हैं ना, तो यूनिट में फर्स्ट लेटर कभी भी, मैंने यहाँ जानबूझ के लिखाया था कि ये चीज़ आपको मैं बता सकूं, किलोग्राम में जो पहला लेटर लिखा गया के, मीटर में एम, सेकेंड में एस, केल्विन में के, एम्पियर में ए। जब भी हम यूनिट लिखेंगे तो उसके सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए। मतलब यहाँ पर के भी किलोग्राम होगा, एम स्मॉल होगा, एस स्मॉल होगा, केल्विन भी स्मॉल होगा और ए स्मॉल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी न किसी साइंटिस्ट का नाम भी जुड़ा हुआ है। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, तो अगर हम ए कैपिटल कर देंगे तो वो नाम हो जाएगा, यूनिट नहीं कहलाएगा। ओके, तो एम्पियर ये 5th यूनिट है, इसकी सिंबल होगी कैपिटल ए और इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का ये एसआई यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट। उसी तरह से 6th यूनिट है हमारी कैंडेला। दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा या 10th में भी पढ़ा होगा, और अगर याद नहीं है तो ये अभी मान लीजिए एक यूनिट है, इसे हम 12th में पढ़ेंगे फिर। तो कैंडेला इज 6th फंडामेंटल यूनिट एंड द फाइनल इज मोल। इसके बारे में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है फर्स्ट चैप्टर में मोल। इसको मोल ही लिखी जाती है, MOL सिंबल है एंड दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मोल। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मोल कंसेप्ट, वहीं पे इसे डिटेल में समझाया जाता है। तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने 7 फंडामेंटल यूनिट बनाए जो इस तरह से हैं: किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल। इसे नोट कीजिए। ये सारे फंडामेंटल यूनिट को यूज़ करते हैं हम नई फिजिकल यूनिट क्वांटिटी का यूनिट बता सकते हैं। इसके अलावे, पहले इसको आप नोट कर सकते हैं, इसके अलावे हमारे पास 2 और यूनिट है एंगल के, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। उसे समझना भी काफ़ी ज़रूरी है, वो काफ़ी यूज़ होता है फिजिक्स में, लेकिन वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ये सब NCERT में एक टेबल के फॉर्म में भी लिखी हुई है, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, जैसे आप कुछ ज्योमेट्रिकल शेप ले लीजिए, जैसे एक ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पर आप जो एंगल बनाते हो थीटा, तो ये प्लेन हो गया, ये प्लेन एंगल, क्योंकि इसमें साइड्स इन्वॉल्व है, कोई एरिया इन्वॉल्व नहीं है, हम कोई एरिया नहीं लेते हैं।
मतलब जैसे माचिस की तीली होती है, उसको अरेंज कर दो ट्रायंगल के फॉर्म में, तो ये प्लेन बना रहा है, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और उनके बीच का 2 डायमेंशनल प्लेन। मान लो स्क्वायर बनाना है तो माचिस की तीली से हमने स्क्वायर बना दिया, ये प्लेन हो गया। ठीक है, क्यूब भी बना दो, क्यूबिकल बॉक्स, अंदर खाली जगह है तो वो प्लेन है क्योंकि इसमें साइड्स है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेकिन जैसे हम स्फेयर आते हैं, स्फेयर तो पूरा सॉलिड है, तो अब हमें देखना है कि स्फेयर के ऊपर, जैसे हमारा सर है, सर के ऊपर अगर थोड़ा सा इतना सारा पोर्शन ले लें तो एक कर्व एरिया दिख रहा है। उसी तरह से ही अगर ये स्फेयर है तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये कितना कर्व एरिया है। अब ये एरिया इस सेंटर पे क्या एंगल बनाएगी, ये जो एंगल बनाएगी इसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल, ये प्लेन एंगल नहीं है। ठीक है, तो यही समझना है हमें। तो सबसे पहले हम प्लेन एंगल समझते हैं। प्लेन एंगल समझने के लिए मान लो एक सर्कल है और इस पे हमने 2 पॉइंट ले लिया, एक ए और एक बी। ये इसकी हो गई रेडियस, ये इसका हो गया रेडियस, क्योंकि ये आपका सर्कल का पॉइंट है। तो अब आप देखिए ये चीज़ क्या हो गई, आर्क हो गया, आर्क ऑफ ए बी, इस तरह से दिख रहा है ये आर्क ए बी, है ना। अब ये आर्क किसी फिक्स पॉइंट या सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वही प्लेन एंगल होगा। तो यहाँ तो हमें पहले मैंने सर्कल बना दिया, फिर 2 पॉइंट रख दिए, अब हमें समझ में आ रहा है कि ये एंगल जो है वो प्लेन एंगल है, थीटा। और इसको हम क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर। तो अब अगर सर्कल नहीं है, आपके पास सिर्फ एक आर्क है, तो मुझे इसका देखना है कि ये किसी फिक्स पॉइंट या इसके सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसके इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करनी होगी, एक नॉर्मल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे ड्रॉ कर दो ऐसे, मान लो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये दोनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही फिक्स पॉइंट हो गया या सेंटर हो गया, और ये कहलाएगा रेडियस। अगर इस चीज़ को आप कंप्लीट करो तो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये और ये वही चीज़ है। तो ये एंगल हो गए थीटा, तो प्लेन एंगल इज थीटा। एंड ये जो लेंथ है, आर्क लेंथ, इसको हम लोग एल लिख सकते हैं। तो अब इसको डिफाइन कैसे किया गया, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, मतलब थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा, अब ये एल है आपका, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। या फिर अगर हम एल के बारे में लिखना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। समझ में आ रहा है, आर रेडियस है, एल लेंथ है, इन दोनों की यूनिट मीटर होगी, एल की भी मीटर, आर की भी मीटर। लेकिन अब थीटा का यूनिट क्या होगा, तो थीटा का एसआई यूनिट है रेडियन। तो थीटा, यूनिट ऑफ थीटा इज रेडियन, और इसको स्मॉल में आर डी लिखी जाती है। ठीक है, आपको पता है कि अगर कोई चीज़ पूरी घूम जाए, जैसे इस फिक्स पॉइंट के बाद एक सर्कल है और इसको हम पूरा ऐसे घुमा दें, तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 बाई 2 पाई मीन्स 180 बाई पाई डिग्री, और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पाई को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल का एसआई यूनिट है रेडियन, और ये आपने पढ़ा प्लेन एंगल।
तो जरूरी नहीं कि ये सर्कुलर आर्क के लिए ही वैलिड है। अगर कोई दो पॉइंट हम ले लेते हैं जो बहुत ही क्लोज है, या आप ऐसे समझिए कि मैं इसी सर्कल पे कोई दो पॉइंट बहुत क्लोज ले लिया, ये ए बी बहुत क्लोज पॉइंट ले लिया, तो ये भी तो आर्क है, और ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इसकी ये लेंथ कितनी है, एल, और ये क्या आपका आर। तो यहाँ भी तो यही फॉर्मूला लगेगा, तो फिर हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझो, इसको अगर मैं शॉर्ट करके बाहर निकाल लूँ तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये आर्क नहीं दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो ये दोनों साइड हमारा सेम सेम है, ऐसा इसलिए क्योंकि थीटा स्मॉल है। तो मैथमेटिक्स में एक रूल है कि अगर थीटा स्मॉल हो तो मान लो ये स्मॉल एंगल है ना, और ये बी है और ये डी है, तो हम क्या लिखेंगे इस रिलेशन में यूज करते हुए, थीटा, ये क्या आपका आर्क का जगह ले रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी। समझ में आ रहा है, ये फिजिक्स में ऐसे हम यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेट एंगल। अब यहाँ पे कंडीशन ये हो जाती है कि थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, तो ये हम प्लेन एंगल पर रहे हैं। अब प्लेन एंगल में मैथमेटिक्स में अगर हम जाएं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो जैसे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, थीटा, कब, व्हेन थीटा इज स्मॉल। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1। टेन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। ये ऐसा हम कब लेंगे, जब थीटा आपकी स्मॉल हो गई। इसी में देखो, अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा निकालूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर बाई आर क्या निकल के आया, 1। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो अगर थीटा स्मॉल होगा तो कॉस थीटा को 1 लिखी जाएगी, साइन थीटा को थीटा, और टेन थीटा को भी थीटा, और उसके बाद हम अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट कर सकते हैं। नोट कीजिए, फिर मिटाते हैं इसे। अब हम चलते हैं सॉलिड एंगल की तरफ। सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल की यूनिट हो गई रेडियन। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। ये स्फेयर के लिए जनरली निकाली जाती है। तो जैसे कोई सॉलिड स्फेयर मान लो ये है, ये हॉलो स्फेयर भी हो सकता है, ये इसका सेंटर हो गया, और यहाँ पे हमने कोई एरिया ले लिया है, ये एरिया स्मॉल एरिया है, डी ए मान लो, मतलब स्मॉल एरिया है। तो ये एरिया इस सेंटर पे जो एंगल बनाएगा यही होगा सॉलिड एंगल, और ये रेडियस हो गया मान लीजिए r। तो डी ओमेगा इज सॉलिड एंगल एंड इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एलिमेंट्री एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। डी ओमेगा इज डी ए बाई आर स्क्वायर। अब देखो कोई भी एरिया, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और आर रेडियस है तो इसका भी यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया,
लेकिन फिर भी इसका यूनिट है। प्लेन एंगल में क्या था आपका, साइड का ही रेशियो था, तो उसका भी यूनिट था। तो प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट हो जाएगी स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसको शॉर्ट में स्मॉल SR लिखी जाती है, राइट। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस चीज़ को अगर मैं एग्जैक्ट व्यू बनाने की कोशिश करूं तो मान लो ये इस तरह का टॉप का फेस है कोई, ये किसी स्फेयर का ऐसा कोई एलिमेंट्री पार्ट है, ऐसे ये पार्ट है, ठीक है। अब ये सेंटर पे किस तरह एंगल बनाएगा, इसके चारों पॉइंट यहाँ पे कुछ एंगल बनाएंगे, और यहाँ जो एंगल बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये ऐसे, जैसे मान लो कोई टॉर्च लगा रहा है, तो यही आपका डी ओमेगा है सॉलिड एंगल, ये एरिया हो गया DA, और ये रेडियस हो गई R, और रिलेशन वही है आपका डी ओमेगा इजकल टू DA बाई R स्क्वायर। ये आपका जो है ये एरिया है DA। तो एक स्मॉल एरिया सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वही आपका सॉलिड एंगल है, इसकी यूनिट हो गई स्टेरेडियन, और मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आर्क एरिया डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। नोट कीजिए इसे। अब हम पढ़ते हैं, जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट आपने पढ़ा था, तो उसकी कन्वर्जन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे करेंगे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, conversion of unit from one system to another. Conversion of unit from one system to another कैसे आएगा ये? तो जैसे यूनिट की मेजरमेंट के लिए हमने क्या यूज किया था, NU। अब जनरल फॉर्मूला जो है कन्वर्ट करने के लिए हम उसे यूज क्या करेंगे, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 number in one system, N2 number in other system, U1 number in first system, U1 is unit in first system, U2 is unit in another system। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है अब ये कन्वर्जन जो है इसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह और बेटर तरीके से आपको तब समझ में आएगा जब हम इस डायमेंशन को कन्वर्ट कर लेंगे, डायमेंशन समझ लेंगे। तो अभी बस ये समझना ज़रूरी था कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता है। अब हम आगे चलते हैं, इसको फिर बाद में कैरी फॉरवर्ड करेंगे डायमेंशन सीखने के बाद। एक्चुअली में ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन भी है, डायमेंशन में कुछ एप्लीकेशन होते हैं, उसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन है। Now our next topic is measurement of length।
हम लेंथ की कैसे मेजरमेंट करें? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ देखिए स्मॉल भी हो सकता है, डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं वो लेंथ है, और फार ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है या लेंथ मेज़र करना है। कॉमनली अगर आप देखो कि एक मीटर स्केल अगर हम लें तो मीटर स्केल से कितना मेज़र कर सकते हैं आप? छोटा सा होगा तो आप 30 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे। थोड़ा और बड़ा होगा तो कुछ लेंथ मेज़र कर सकते हैं, टेबल का हाइट नाप सकते हैं, अपनी हाइट नाप सकते हैं। तो ये सब स्मॉल स्केल मेजरमेंट है जहाँ पे आप मीटर स्केल यूज़ करते हैं। या फिर कोई लैंड पीस है, प्लॉट है, उसकी लंबाई चौड़ाई देखने के लिए भी हम बड़ी फीते वाले स्केल को यूज़ करते हैं। तो वो भी आपका क्या है, स्मॉल स्केल मेजरमेंट ही है। फिजिक्स में जो हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वो जैसे मान लो हम अर्थ पे हैं और हमें मून बताना है कि कितना दूर है, ये तो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस हो गया, या सन कितना दूर है वो तो काफ़ी डिस्टेंस हो गया। तो उस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमें फिजिक्स में एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। सो टू मेजर पैरेलैक्स मेथड, अब हमारा टॉपिक आ गया पैरेलैक्स मेथड। ये क्या है? दिस मेथड इज यूज टू मेजर फार डिस्टेंसेस, वेरी फार डिस्टेंसेस। मतलब किसी प्लैनेट का डिस्टेंस बताना है अर्थ के रिस्पेक्ट में। अर्थ, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ मरकरी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये सारे मेजरमेंट करने हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पढ़नी है वो पैरेलैक्स मेथड है। पैरेलैक्स मेथड है क्या? जो भी हम मेजरमेंट करते हैं अपनी आंखों से ही मेज़र करेंगे। मान लो मैं एक पेंसिल वहाँ दीवार पे लगा दिया, और आप सब इसको इमेजिन करना कि एक पेंसिल मैंने वहाँ दीवार पे लगा दी और इसको देख रहे हैं। तो पहले एक आँख, लेफ्ट आँख बंद किया और इसका डिस्टेंस देखा कितना है, फिर हमने दूसरी आँख बंद किया और अब डिस्टेंस देखा कितना है। या आप यहाँ पे हाथ रख करके डिस्टेंस मेज़र कर भी सकते हैं। इसको बंद करके मेज़र किया स्केल से, फिर इसको बंद करके किया, तो आपको ये पेंसिल जो है अपनी पोजीशन से थोड़ा दूर हटा हुआ दिखाई देगा। एक आँख बंद करके दूसरी आँख खोल के फिर मतलब अल्टरनेट बहुत बार एक्सपेरिमेंट करो तो आपको मेजरमेंट अलग अलग आएगी। यही चीज़ जो एरर आ रहा है ना, या शिफ्टिंग हो रही है, इसी को हम कहते हैं पैरेलैक्स। कि अप्रॉक्सीमेट, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे मेज़र करने वाले डिस्टेंस को हम फिर अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस से ही मेज़रमेंट कर सकते हैं, और यही मेथड कहलाता है पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स में ये जो डेविएशन आई, यही पैरेलैक्स होता है। तो अब मान लो कि ये आँख और ये आँख के बीच का कुछ डिस्टेंस है, इसे हम कहेंगे बेसिस। तो मान लीजिए ये हमारी आँख की दो पोजीशन है, ए बी, ये आइस पोजीशन है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है, जो गैप आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया बी, और इसको हम लोग बेसिस कहेंगे। और ये जो मेजरमेंट मेज़र की गई है, ये हो गया डी, और ये एंगल मान लीजिए आपका है थीटा। तो पैरेलैक्स मेथड क्या कहता है आपको? ये डी हो गई डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, ये कोई प्लैनेट है, और अब ये दोनों पॉइंट क्या हो गए आपके? वो तो आँख से समझाने के लिए क्या था, अब ये दोनों पॉइंट अर्थ के प्लेसेस हो गए, अर्थ प्लेस, ये भी अर्थ प्लेस है। इन दोनों प्लेस के बीच का डिस्टेंस हो गया b। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, पास पास ही होना चाहिए। तो पैरेलैक्स मेथड से हम क्या बताएंगे? वही जो आपने अभी पढ़ा था प्लेन एंगल के लिए, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो थीटा इज इक्वल टू
बी बाई डी और डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। तो ये निकल गया डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट। बात समझ में आई? तो किसी प्लैनेट या मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं, और पैरेलैक्स मेथड में यही फार्मूला आपका यूज़ आता है, d इज इक्वल टू बी बाई थीटा। समझ में आई बात? ठीक है, अब हम चलते हैं। अब छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट लेंथ की डेफिनेशन क्या है, टाइम की डेफिनेशन क्या है, केल्विन की डेफिनेशन क्या है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में कभी पूछे नहीं जाते, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं। ना तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ना ही आपके जेई मेन या नीट में पूछा जाएगा। ये नॉलेज के लिए दी गई है कि हाँ, चूँकि आप प्रैक्टिकल करते हैं तो इस तरह की नॉलेजेस होनी चाहिए। पैरेलैक्स मेथड पूछी जाती है, लेकिन मैं जो आगे बोल रहा हूँ कि मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ है ना, बहुत सारे हैं, लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, कि 1 मीटर किसको कहेंगे, 1 किलोग्राम किसको कहेंगे, 1 सेकेंड किसी को कहेंगे। तो ये सारी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ और डेफिनेशन है, ये एनसीईआरटी में टेबल के फॉर्म में गिवन है। आप वहाँ से उसको सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, उसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये सब पूछे नहीं जाते, सिर्फ नॉलेज के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट हमारा हो गया, अब मैं स्टार्ट करूँगा डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? किसी भी पॉइंट, देखो डायमेंशन एक टूल है, इसके थ्रू मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बता सकता हूँ। मैं डायमेंशन के मेथड से किसी फिजिकल क्वांटिटी के एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं डायमेंशन के मेथड से कोई रिलेशन भी बना सकता हूँ। तो डायमेंशन में ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो ये एक टेक्निक है और इस टेक्निक को धीरे धीरे सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस चीज़ की भी डायमेंशन निकालनी हो उसको आप क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे। ये ऐसे मैंने अगर क्लोज ब्रैकेट बना दिया, इसका मतलब मैं उसका कुछ डायमेंशन निकालने जा रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x, इसका मतलब हो गया, इसको हम पढ़ेंगे क्या, डायमेंशन ऑफ x। ठीक है, तो जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसमें पहला था स्टैंडर्ड ऑफ मास इज किलोग्राम। तो मास का अगर मुझे डायमेंशन निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ मास। इसको पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ मास, और इसके लिए जो नोटेशन हम यूज़ करेंगे वो होगा कैपिटल M। मतलब मास की डायमेंशन हो गई कैपिटल M। ये रूल मान लीजिए कि सीख रहे हैं कि अभी क्या है, ये थोड़ी देर के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर मान लो डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये हो गया आपका L। फिर है डायमेंशन ऑफ टाइम, इसको क्या लिखेंगे, T। डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, ये क्या हो गया, K कैपिटल। डायमेंशन ऑफ करंट, ये क्या हो गया, कैपिटल है। तो ये एक रूल हो गई कि मास के डायमेंशन को कैपिटल M लिखना है, लेंथ के डायमेंशन को L लिखना है कैपिटल में, टाइम को T लिखना है, टेम्परेचर को K लिखना है, करंट को L लिखना है, और ये सारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो आप ये कह सकते हो कि डायमेंशनल इक्वेशन जो होगी, डायमेंशनल इक्वेशन ML
टी के ए इन सब के फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि डायमेंशन निकाली कैसे जाती है। अब मान लीजिए मुझे डायमेंशन ऑफ एरिया निकालना है। डायमेंशन ऑफ एरिया कितना होगा, तो एरिया के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा एरिया। तो कोई भी आप शेप ले लो, जैसे मान लो अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, ये तो सबको पता है। तो इस ट्रायंगल की एरिया यहाँ पर कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन निकालूं, तो डायमेंशन जैसा मैंने बताया था कि MLT के एक के ही फॉर्मेट में आएगा। तो और डायमेंशन निकालने समय हम पावर को कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये फैक्टर है, तो फैक्टर को कंसीडर नहीं किया जाता, ये इग्नोर हो गया, इसको छोड़ देंगे। वही हाफ अगर यहाँ पावर होता तो इग्नोर नहीं करते, वो पावर कंसीडर होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर एरिया क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ बेस इंटू डायमेंशन ऑफ हाइट। हाफ मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, बेस भी लेंथ ही है तो ये L हो गया, हाइट भी लेंथ है तो ये भी L हो गया। तो डायमेंशन ऑफ एरिया क्या निकल के आया, L स्क्वायर। अब आप इसको m पावर 0 L2 t पावर 0 भी लिख सकते हो, MLT स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, राइट। अब आप कोई और शेप ले लो, जैसे ट्रायंगल की जगह सिलेंडर ले लेते हैं, मान लो सिलेंडर। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टू पाई आर एच। अगर इसकी हाइट h है और ये रेडियस है r, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एच। अब इसका है तो ये एरिया ही ना, तो अगर मैं इस एरिया का फिर डायमेंशन निकालूं तो ये 2 पाई नंबर इसको हटा देंगे। अब रेडियस भी लेंथ है, डायमेंशन L, हाइट भी लेंथ है, डायमेंशन L, क्या निकला, L स्क्वायर। उसी तरह से अगर मैं स्फेयर ले लूँ, ये स्फेयर है, रेडियस है r, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे डायमेंशन अगर हम लेंगे तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई है इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन पावर इग्नोर नहीं होगा, मतलब r स्क्वायर। अब r क्या, रेडियस है, तो रेडियस तो लेंथ है, एक्चुअली में लेंथ है, तो ये L स्क्वायर हो गया। तो हर चीज़ में देखो, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो डायमेंशनल इक्वेशन में नहीं आएगा, उसे हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर पावर आ रहा है तो इसे हम कंसिडर करेंगे। तो एरिया का डायमेंशन हो गया L स्क्वायर। उसी तरह से अगर मैं वॉल्यूम का डायमेंशन लिखूं, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा L क्यूब। अब किसी भी शेप का डायमेंशन वॉल्यूम निकालो, वो L क्यूब ही आएगा, और फिर हम इसको m0 L क्यूब t पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है, तो डेंसिटी कैसे डिफाइन किया गया है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो अब मास का डायमेंशन क्या है, कैपिटल M, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, L क्यूब। तो फाइनली डायमेंशन ऑफ डेंसिटी कम आउट टू एस ml-3, ठीक है। या फिर आप इसको ml-3 t पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डायमेंशन को इस तरह से एक्सप्रेस करने का। और कल हम कुछ और डायमेंशन सीखेंगे और डायमेंशन से यूनिट निकालना सीखेंगे कि कितना यूनिट कैसे निकाली जाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।